अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी के अंदर। अब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, तो देखो अगर हम नॉर्मल केस की बात करें तो जो नॉर्मली जो सप्लायर होता है वो यहाँ पर जीएसटी जो है टैक्स कलेक्ट करता है बायर से और उसे गवर्नमेंट को पे करता है। जैसे जस्ट एग्जांपल ले स्वेंकी शर्ट्स है, उसने क्या किए, जो शर्ट्स हैं वो ए पर्सन को यहाँ पर डिलीवर किए, सेल किए। ठीक है, तो जो नॉर्मल केस है, जो स्वेंकी है वो शर्ट वो क्या है, सप्लायर है। तो जो सप्लायर है यानी कि जो स्वेंकी शर्ट्स है वो यहाँ पर ए पर्सन जीएसटी को कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जो है वो पे कर देगा। यानी कि नॉर्मल केस के अंदर जीएसटी कौन पे करता है, तो सप्लायर पे करता है। ठीक है, पर एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी है जहां पर जो टैक्स है वो यहाँ पर बायर पे करता है। कौन पे करता है, बायर पे करता है, सप्लायर नहीं पे करता है। जस्ट एग्जाम्पल के मान के चलिए यहाँ पर हमारी जो स्वेंकी शर्ट्स है, इसे रॉ मटेरियल चाहिए था। इसे यहाँ पर मान के चलिए कि जो स्वेंकी शर्ट्स है वो बेसिकली रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, स्वेंकी शर्ट्स ने एक एबीसी कंपनी जो कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर है यानी कि इसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई है, उससे यहाँ पर जो है सामान जो है वो खरीदा, यानी कि रॉ मटेरियल जो है वो परचेज किया। ठीक है, अब देखो जो एबीसी कंपनी है वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, गवर्नमेंट के पास इसकी कोई भी डिटेल्स नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगा सकती। पर गुड्स की तो सप्लाई हुई है, इसके पास तो गुड्स आई है, गवर्नमेंट को पता लगा है कि स्वेंकी शर्ट्स के पास गुड्स आई है, तो गवर्नमेंट ने तो टैक्स लगाना है। तो गवर्नमेंट के पास स्वेंकी शर्ट्स की डिटेल है, तो वो क्या करेगा, स्वेंकी शर्ट्स के ऊपर जो है वो टैक्स लगा देगा। यानी कि यहां पर जो टैक्स पे करेगा वो सप्लायर नहीं बल्कि बायर पे करेगा। यानी कि जो स्वेंकी शर्ट्स है, चाहे उसने रॉ मटेरियल को बाय किया है, वो बायर है, फिर भी वो गवर्नमेंट को जो है टैक्स जीएसटी जो है वो पे करेगा। तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी को हम डिस्कस करेंगे। तो केस स्टडी क्या है, XYZ Enterprises, a registered manufacturing company specializing in automotive parts, regularly sources raw material and components from various suppliers to meet its production requirement. तो XYZ Enterprises जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि ऑटोमोटिव पार्ट्स जो है वो बनाती है, ऑटोमोबाइल पार्ट जो है वो बनाती है, और वो रेगुलरली रॉ मटेरियल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर से जो है वो खरीदती रहती है ताकि वो अपनी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को फुलफिल जो है वो कर सके। रिसेंटली दे इंगेज इन ट्रांजेक्शन विद अनरजिस्टर्ड सप्लाई ए स्मॉल स्केल मेटल फैब्रिकेशन वर्कशॉप नोन एज एबीसी मेटल वर्क फॉर द सप्लाई ऑफ स्पेशलाइज्ड अलाउ स्टील। तो रिसेंटली जो एबीसी एक्सवाईजेड इंटरप्राइज है वो एबीसी मेटल वर्क कंपनी जो एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर है उसके साथ यहाँ पर ट्रांजेक्शन करती है और उससे जो है स्पेशलाइज्ड लाओ स्टील जो है वो परचेज करती है एज अ रॉ मटेरियल ताकि वो ऑटोमेटिक पार्ट जो है वो बना सके। XYZ Enterprises being the registered manufacturing company produced and sold finished automatic part to a local unregistered automobile dealership। उसके बाद जो XYZ Enterprises है जो कि एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, उसने क्या किया, ऑटोमेटिक पार्ट्स को जो है प्रोड्यूस किया रॉ मटेरियल का यूज करके और उसे सोल्ड कर दिया एक लोकल अनरजिस्टर्ड ऑटोमोबाइल डीलरशिप को। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ओवरव्यू दूं तो एक्सवाईजेड इंटरप्राइजेस ने सबसे पहले एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर एबीसी मेटल वर्क से रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उस रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाया, फिर उसे एक अनरजिस्टर्ड लोकल ऑटोमोबाइल डीलरशिप को सेल जो है वो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप केस स्टडी को समझ चुके हो। अब इसके यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने। क्वेश्चन क्या है, एबीसी मेटल वर्क्स इज स्मॉल स्केल मेटल फैब्रिकेशन वर्कशॉप सप्लाइड specialized allow steel to XYZ enterprises for the production of automotive components. How this transaction is taxable under the GST? तो जो एबीसी मेटल वर्क्स है उसने यहाँ पर जो एबीसी मेटल वर्क्स है उसने बेसिकली एक्सवाईजेड इंटरप्राइजेस को अलाउ स्टील जो है वो यहाँ पर सप्लाई किया है। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो इस ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होगा, पहला एबीसी मेटल वर्क चार्जेस जीएसटी टू एक्सवाईजेड इंटरप्राइजेस ऑन द सप्लाई ऑफ अलाउ स्टील। जो एबीसी मेटल वर्क्स होता है वो एक्सवाईजेड इंटरप्राइज के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल करेगा और उससे जीएसटी को कलेक्ट करेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो कोई भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर जीएसटी जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकता है, ना ही जीएसटी इनवॉइस को इश्यू जो है वो कर सकता है, तो ये गलत है। XYZ Enterprises pays
GST under the reverse charge mechanism for the supply of alloy steel by the ABC Metalworks। तो ABC Metalworks ने जो सप्लाई किया है alloy steel, उसके ऊपर XYZ इंटरप्राइजेस जो है वो GST पे करेगा गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। द ट्रांजेक्शन इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST एज इट इन्वॉल्व्स एज सप्लाई बिटवीन अनरजिस्टर्ड सप्लाई। जो हमारी यहाँ पर ट्रांजेक्शन है वो बेसिकली जीएसटी से एग्जाम्प्ट है। हमारी ये जो ट्रांजेक्शन है वो जीएसटी से एग्जाम्प्ट होगा और इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा क्योंकि दो अनरजिस्टर्ड सप्लाई के बीच में ट्रांजेक्शन हुई। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो XYZ इंटरप्राइजेस है वो बेसिकली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी जो है वो पे करे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, XYZ Enterprises being registered manufacturing company produced and sold finished automotive part to a local automobile dealership. How this transaction is taxable under the GST? ठीक है, तो जो XYZ Enterprises थी उसने जैसे ही रॉ मटेरियल का यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बना लिया, तो उसने उस फाइनल प्रोडक्ट को जो है यानी कि जो ऑटोमेटिक पार्ट्स था उसको एक लोकल ऑटोमोबाइल डीलरशिप को सेल जो है वो कर दिया। तो इस ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा? XYZ Enterprises charges GST to local automobile dealership on sale of finished automobile parting। तो जो XYZ Enterprises है वो बेसिकली क्या करेगा, लोकल ऑटोमोबाइल डीलरशिप से जो है जीएसटी के अमाउंट जो है वो कलेक्ट करेगा और उसे गवर्नमेंट को पे कर देगा। या फिर लोकल ऑटोमोबाइल डीलरशिप चार्जेस जीएसटी टू XYZ Enterprises ऑन द परचेज ऑफ फिनिश्ड ऑटोमोटिव पार्ट। या फिर जो लोकल ऑटोमोबाइल डीलरशिप है वो XYZ Enterprises से जीएसटी जो है वो कलेक्ट करेगा और उसको पे कर देगा। या फिर द ट्रांजेक्शन एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, या फिर ये जीएसटी से जो है वो एग्जाम्ड है। या फिर द लोकल ऑटोमोबाइल डीलरशिप पेज जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये नॉर्मल केस है। हमारा जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, तो नॉर्मल जो सप्लायर है जिसने गुड्स को सप्लाई किया यानी कि XYZ एंटरप्राइजेस, वो बायर से जीएसटी को कलेक्ट करेगा और उसे गवर्नमेंट को जो है वो पे कर देगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, XYZ Enterprises issues an invoice to local automobile dealership for the supply of finished automotive part on July 28th, 2024. The delivery is completed on August 3rd, 2024 and the payment is made August 5th, 2024. When does the liability to pay GST arise? ठीक है, तो देखो एक XYZ Enterprises था, उसने लोकल ऑटोमोबाइल डीलरशिप को फिनिश ऑटोमोटिव पार्ट जो है वो सप्लाई किए, जिसके लिए उसने जो इनवॉइस इशू किया था वो 28 जुलाई को किया था और जो डिलीवरी कंप्लीट हुई थी वो 3 अगस्त को हुई थी और जो पेमेंट मिली वो 5 अगस्त को हुई। तो जीएसटी को पे करने की जो लायबिलिटी है वो कब अराइज होगी? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इन तीनों इवेंट्स में से, यानी कि जब हमने इनवॉइस इशू किया, जब हमारी डिलीवरी कंप्लीट हो गई या फिर जब हमें पेमेंट मिल गई, इन तीनों में से जो भी इवेंट पहले होगा उस समय आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है, क्योंकि देखो 28 जुलाई सबसे पहले यहाँ पर इनवॉइस जो है वो इशू किया हुआ है, तो ये सबसे पहला इवेंट है। तो 28 जुलाई को जो है जीएसटी पे करने की जो लायबिलिटी है वो अराइज जो है वो हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ओके।